देश हित में आज हम आपका ध्यान देश में फोटो ऑफ वाली सियासत के बढ़ते ट्रेंड की ओर दिलाना चाहते हैं। नेताओं में ये फोटोगर्दी इतनी बढ़ी जा रही है कि 9 साल की बच्ची की कथित रेप और हत्या जैसे आरोपों के मामले में भी नेता फोटो खिंचाने पहुंच जा रहे हैं। असंवेदनशीलता की तो हद हो रही है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नाबालिग, दलित और कथित तौर पर रेप पीड़ित की पहचान तक जाहिर की जा रही है। और ये कोई गलती से नहीं कर रहा। कांग्रेस पार्टी में दूसरे नंबर की लीडरशिप यानी राहुल गांधी जैसे नेता कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या किया और क्यों किया, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप वो तस्वीरें देख लीजिए जिसमें संगीन अपराध के चुनिंदा सियासीकरण की शर्मनाक तस्वीर दिखी। दिल्ली में 9 साल की दलित बच्ची की कथित रेप और हत्या के मामले पर पॉलिटिकल माइलेज ली जा रही है। दिल्ली में 1 अगस्त की घटना को लेकर दलित हित का सियासी पर्यटन शुरू हो गया। 3 दिन बाद अचानक कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। सीपीएम नेता वृंदा करात पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। और ये नेता वहां क्यों पहुंच रहे थे, इसका अंदाजा जनता को भी खूब था। शायद इसीलिए सीएम केजरीवाल जब वहां पहुंचे तो उनके साथ धक्का मुक्की, वापस जाने के नारे लगने और केजरीवाल को किसी तरह दिल्ली पुलिस के जवानों ने वहां से निकाला। लेकिन कुछ देर बाद राहुल गांधी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए। राहुल गांधी ने मृतक बच्ची के माता पिता को अपनी कार के अंदर लेकर वो गए और वहां बातें करने लगे। बाहर पब्लिक भड़क उठी कि आखिर ये कैसी मदद है जो बंद कार में बातचीत हो रही है। हाँ ना, कांग्रेस का पार्षद है विमल चौधरी। यहाँ से राहुल गांधी जी को बीच रोड सब पब्लिक के बीच में बात करनी चाहिए। सीट का क्यों नहीं है? सीट पे जो पार्षद है वो क्यों नहीं है यहाँ पे? हमारे यहाँ का एमएलए क्यों नहीं है यहाँ पे? हमारे एमएलए क्यों नहीं है यहाँ पे? और जैसे ही इस युवक ने नेताओं की मौका परस्त सियासत को लेकर जनता के मन में उठ रहे सवाल पूछे, वहां पर राहुल गांधी के विरोध में नारेबाजी शुरू और जब ये नारेबाजी हो रही थी तो उसकी आवाज शायद राहुल गांधी के कानों तक भी गई। फिर कार से मृतक बच्ची की मां को बाहर निकाला गया। उनसे अपील कराई गई कि बात करने दें। वो हाथ जोड़कर भीड़ से अपील करने लगी कि नारेबाजी मत करें। नारेबाजी बंद भी हो गई। फिर थोड़ी देर बाद राहुल अपनी कार से निकले और नेताओं के लिए जो मंच सजाया गया था उस मंच पर जाकर खड़े हो गए। वीडियो बनता रहा, फोटो खींचे जाते रहे। करीब 5-7 मिनट तक मंच पर खड़े होने के बाद राहुल जब अपनी कार की ओर लौट चले तो मीडिया ने सवाल पूछा कि यहां क्यों आए थे। राहुल गांधी ने वहां क्या कहा, वो आप जरा गौर से सुनिए। बात की और परिवार सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और वो हम करेंगे। आप कैसे मदद करेंगे राहुल जी? आपने क्या मदद का भरोसा दिया? हाँ, आपने क्या मदद का भरोसा दिया है पीड़ित? मैंने ये कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं सर इस घटना को लेकर? राजधानी की ये घटना है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं जिस तरीके से छोटी बच्ची के साथ बर्बरता हुई है? देखिए, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मेरा काम उनकी मदद करने का। धन्यवाद। तो सुना आपने, मदद करेंगे, साथ खड़े रहेंगे। सवाल पूछा कि जिम्मेदारी किसकी, तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन नेताओं को अच्छी तरह पता होता है कि ऐसी सिलेक्टिव घटनाएं असली मुद्दों को एड्रेस करने के लिए नहीं, फोटो खिंचाने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। सो खिंचा लिया और काम खत्म। भारत की राजनीति में नेताओं के अंदर ये फोटो गर्दी चरित्र
जो विकसित हो रहा है ना, उसकी बात अभी बाकी है। पहले आप ये रिपोर्ट भी देख लीजिए कि दिल्ली में जिस घटना को लेकर सियासी कबड्डी खेली जा रही है, वो मामला दरअसल है क्या? दिल्ली की घटना क्या है? दिल्ली की जिस घटना पर घटिया सियासत हो रही है, उसकी जमीनी सच्चाई कुछ और है। जानकारी है उसके मुताबिक रविवार को 5-5:30 बजे के करीब ये 9 साल की बच्ची शमशान घाट में पानी लेने के लिए जाती है, जहां वो अक्सर जाया करती थी। लेकिन उस दिन जब वो 6 बजे तक वापस नहीं आई तो घर वालों को चिंता हुई। लेकिन उसी दौरान शमशान घाट में रहने वाले जो पुजारी हैं, उन्होंने मां को जानकारी दी कि उनकी बच्ची की तबीयत खराब हो गई है। तुरंत शमशान घाट पहुंचे। जैसे ही मां और बाप वहां पर पहुंचते हैं तो वो जो शमशान घाट के अंदर जो पुजारी है वो बताता है कि बच्ची जब वाटर कूलर से पानी ले रही थी उसमें करंट आया हुआ था, जिसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई है। उनके शरीर जो है, बच्ची का जो शरीर है वो नीला पड़ चुका था। उसके बाद पुजारी ने माँ बाप को बताया कि अगर मामला पुलिस तक गया तो बात ज़्यादा बिगड़ जाएगी, साथ ही साथ पोस्टमार्टम होगा, जिसके बाद ये भी बताया गया, डर दिखाया गया कि बच्ची के अंगों को निकाल लिया जाएगा। और उसके बाद एक दबाव बनाया गया जिसमें कहा गया कि बच्ची का तुरंत दाह संस्कार कर दिया जाना चाहिए। घर वाले दबाव में आए और उसी समय यानी कि जो 6 बजे की करीब घटना हुई थी, 7 बजे तक बच्ची का दाह संस्कार करने की कोशिश की गई। 7-7:30 बजे के बाद जब माँ बाप वापस अपने घर पर आते हैं नांगल राया में, तो यहाँ पर जो पड़ोसी थे उनको इस बात की जानकारी मिलती है, जिसके तुरंत बाद सभी लोग इकट्ठा होकर के शमशान घाट जाते हैं, शोर शराबा करते हैं और इस सारी घटना में करीब 10 बज जाते हैं। जिसके बाद पुलिस को इस बात की जानकारी मिलती है, पुलिस टीम यहाँ पर आती है, CFSL की टीम के साथ यहाँ पर आती है और उसके बाद जो बच्ची का जो शरीर था, जिसको दाह संस्कार के लिए यहाँ पर रख दिया गया था, जला दिया गया था, उसमें से जितना भी बचा हुआ अवशेष था उसको कब्जे में लेकर के अपनी जांच शुरू करती है। साथ ही साथ पुजारी और जो बाकी 3 आरोपी थे उनको डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के आरोप में गिरफ्तार करती है। साथ ही साथ इस पूरे मामले की जानकारी एक NGO को दी जाती है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होती है। पुलिस काउंसलर के सामने मां का बयान लेती है और साथ ही साथ इस बारे में रात को ही मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवा दिया जाता है, जिसमें कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि बच्ची के साथ रेप किया गया है और उसके बाद हत्या की गई है। तब पुलिस ने मृतक के माता पिता के बयान के मुताबिक IPC की धारा 304, 342, 201, 34 SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 4 आरोपी जिनको हमने फर्स्ट नाइट ही पकड़ लिया था और उनको अगले दिन कोर्ट में पेश करके जेल में भेज दिया था। उन चारों के नाम, एक का नाम राधेश्याम है, उम्र 55 साल, जो कि क्रेमेटोरियम का प्रीस्ट है। दूसरा कुलदीप है, 63 साल का। लक्ष्मी नारायण और सलीम, जिनकी उम्र 48 या 49 साल है। ये सारे वहीं रहते हैं और शमशान पे काम करते हैं। ये सारे के सारे अभी जो हैं ये जुडिशियल कस्टडी में है। लेकिन एक दिन बाद भीम आर्मी ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये भनक राजनीतिक दलों को लगी तो वहां नेताओं का तांता लग गया। क्योंकि इससे पहले ही SC/ST कमीशन के सामने मृतक बच्ची के माता पिता ने बलात्कार और हत्या की बात कही थी। पुलिस ने फिर इस वारदात में IPC की धारा 376D, 506, 302 और पॉक्सो एक्ट्स की धाराओं को भी जोड़ा। लड़की की जो परिवार है उनकी भावनाएं जब उन्होंने हमको बयान दिया उस टाइम पे क्या रहीं और यकायक सडनली शाम को क्या उसमें परिवर्तन आ गया, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बाकी मैं यही कहूँगा कि किसी भी अफवाह या राजनीतिक दबाव में कोई ना आए। पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहा है और जल्दी से जल्दी बच्ची को न्याय दिलाएंगे हम लोग। तो ये थे DCP साउथ वेस्ट इंगित प्रताप सिंह, जो कह रहे हैं कि जो सारे एविडेंसेस हैं वो हालांकि डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीके से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी ताकि इसमें जो भी अगर दोषी है तो उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनके खिलाफ आरोप सिद्ध करके उनको सजा दिलवाई जा सके। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो पुलिस के मुताबिक ये पूरी घटना है, लेकिन इस घटना को लेकर जो राजनीति हुई या हो रही है उस पर आज चर्चा करना जरूरी है। और इसमें 2 बड़ी बातें हैं, एक तो गुनाह को लेकर चुनिंदा मौका परस्त सियासत की आदत और दूसरी असंवेदनशीलता। पहले बीजेपी के उन आरोपों को सुनिए जो राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए।
राहुल गांधी जी ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया है। अपने ट्वीट में उन्होंने उस दलित बच्ची के माता पिता के फोटो को ट्वीट किया है। ये गैर कानूनी है। दोनों एक्ट्स का उल्लंघन किया गया है। सेक्शन 23 ऑफ पॉक्सो एक्ट और सेक्शन 74 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट। इसका संज्ञान एनसीपीसीआर ले और राहुल गांधी को नोटिस इश्यू करे। राहुल गांधी पर बीजेपी जो आरोप लगा रही है उस पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने संज्ञान भी ले लिया है और ट्विटर को नोटिस जारी भी हो चुका है। आप ये नोटिस की तस्वीर देख रहे हैं जो ट्विटर के ग्रीवियंस अफसर के नाम है। ये सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने को लेकर जताई गई आपत्ति है। लेकिन जिसने ये पोस्ट किया है उन्होंने किन कानूनों को तोड़ा है ये भी देखिए। राहुल गांधी पर पॉक्सो एक्ट की धारा 23 का उल्लंघन कर नाबालिग रेप पीड़ित के परिवार की पहचान उजागर करने का आरोप है, जिसमें 6 महीने से 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। दूसरे राहुल गांधी की हरकत जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 74 के तहत भी अपराध की श्रेणी में आती है, क्योंकि पीड़ित परिवार की पहचान बताना दंडनीय अपराध है, जिसमें 6 महीने से साल भर की कैद भी हो सकती है। बीजेपी सवाल तो उठा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल ने जो किया उसके खिलाफ एजेंसियां कार्रवाई कर पाएंगी। जानकारों का तो यह भी मानना है कि इसमें आईपीसी की धाराओं के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। उनके ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो रेप विक्टिम है, जो पीड़िता हैं, उनका नाम और आइडेंटिटी जो है उन्होंने डिस्क्लोज किया है ट्विटर के माध्यम से, जो कि हमारा जो सेक्शन 228A है इंडियन पेनल कोड का, उसके तहत जो है वो प्रोहिबिटेड है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 2 साल तक का जो है इम्प्रिजनमेंट की सज़ा भी उसमें सुनाई जा सकती है। और बीजेपी ने राहुल गांधी पर यह सवाल इसलिए नहीं उठाया कि राहुल ने मृतकों से मुलाकात की दिखावटी राजनीति कर दी, इसलिए उठाया क्योंकि राहुल गांधी ने कथित तौर पर रेप पीड़ित दलित लड़की के माता पिता की पहचान तक उजागर कर दी। और इसीलिए बीजेपी पूछ रही है कि आखिर राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार की पहचान क्यों जाहिर की। क्या राहुल गांधी की ये राजनीति गैर जिम्मेदाराना नहीं है? छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान में बेटियां नहीं है क्या? राहुल गांधी क्या राजस्थान में पीड़ित के घर गए थे? और सवाल तो यह भी है कि पंजाब में रेप पर राहुल ने क्या अमरिंदर सिंह से बात की? ये बीजेपी ने सवाल उठाए हैं क्योंकि राहुल गांधी इस बार फिर सिलेक्टिव और सूटेबल पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते दिखे हैं, क्योंकि राहुल हो या प्रियंका हो, ये ऐसी घटनाओं पर यूपी तक दौड़ जाते हैं, दिल्ली में घूम आते हैं, लेकिन राजस्थान के नागौर में जब जनवरी में छेड़छाड़ के विरोध पर महिला से दरिंदगी होती है तो राहुल गांधी को वहां अन्याय नहीं दिखता। उसी राजस्थान में जुलाई के महीने में अलवर में 19 साल की लड़की से गैंगरेप होता है। परीक्षा देने आई युवती से 3 लोग गैंगरेप करते हैं, तब राहुल वहां नहीं जाते। राजस्थान ही नहीं, पंजाब में भी अक्टूबर 2020 में जब होशियारपुर में 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या होती है तो कांग्रेस के नेताओं को सांप सूंघ जाता है। इसी साल जून महीने में छत्तीसगढ़ के रायपुर में 9 साल की बच्ची से रेप होता है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को वो गुनाह नहीं लगता, क्योंकि ये कांग्रेस शासित राज्य हैं। यहाँ दलितों, महिलाओं, बच्चियों पर होने वाले अत्याचार और गुनाहों की आवाज उठाना कांग्रेस की सरकार के दामन पर दाग जो लग जाएगा। घबराहट इस बात की है। वैसे आपको बता दें, मौका परस्ती का ही दूसरा नाम राजनीति है। आपको भरोसा नहीं हो रहा हो तो आज की ये घटना आपको बता देते हैं। आपको तो पता ही है कि संसद के अंदर से बाहर तक किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है, और इसी फर्जी राजनीति के 2 किरदार आज आपस में भिड़ गए। कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर के बीच संसद के दरवाजे पर ही जुबानी जंग होने लगी। दोनों नेता एक दूसरे की पोल पट्टी खोलने लगे। कृषि कानूनों पर कौन कौन दिखावटी राजनीति कर रहा है, दोनों ने ही बता दिया। संसद के बाहर की ये कहानी और संसद के अंदर 6 सांसदों के निलंबन की दूसरी कहानी आप इस रिपोर्ट में देखिए। कानून वापस करो, वापस करो, कानून वापस करो। अकाली दल के सांसद संसद के दरवाजे पर कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हरसिमरत कौर बादल तो सांसदों को रोज गेहूं की बालियां थमाने की कोशिश करती हैं। हाथों में गेहूं की बालियां लिए हरसिमरत कौर को देखकर पता नहीं क्यों कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू भड़क गए।
ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ कराया पास कर ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੋ नो ये नकली है ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में कराया कि नहीं कराया ਤੁਸੀਂ कैबिनेट सी ਜਾਂ नहीं होगा मंत्री सी झूठ बोल रहे हो कहने मैं मंत्री नहीं सी ਤੁਸੀਂ कैबिनेट के मंत्री सी झूठ बोल रहे हो रे ड्रामा कर रहे हो। हरसिमरत कौर सफाई दे रही थी कि उन्होंने तो इस्तीफा तक दे दिया, लेकिन रवनीत मानने को तैयार नहीं थे। इस्तीफा पहला दिता, इस्तीफा बाद दिता पहला। ये बिल्कुल कैबिनेट मंत्री सी उदों ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਲਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋने के बाद घर जाके इस्तीफा दिया रोज झूठ बोल रहे हैं शरेआम झूठ बोलते हैं। कैबिनेट मंत्री सी उदों मोदी जी तो उम्र ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾਲ बीएसपी ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ कैबिनेट मंत्री ਸੀ ਜੇ ਸੱਚਾ ਝੂਠਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲੋ ਸੱਚਾ ਝੂਠਾ कैबिनेट मंत्री बिल पास करवा के इस्तीफा कब दिया बिल पास करा के दिया पहले दिया। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू अकाली दल पर आरोप लगा रहे थे कि कृषि कानूनों की वापसी को लेकर संसद के गेट पर ये जो ड्रामा चल रहा है वो फर्जी दिखावे की राजनीति है, क्योंकि ये वही अकाली दल है जिसके सरकार में रहते हुए कृषि कानूनों वाले अध्यादेश लागू किए गए थे। 2 महीने लगातार बिल के हक में बोलते रहे 2 महीने बड़े बादल साहब छोटे बादल साहब आज कितने ने 5 दिन बादल साहब हो गए अकाली दल के प्रधान ने तो गायब ने 5 दिनों तो पार्लियामेंट दसो किथे आ। संसद के बाहर किसान के मुद्दे पर मौका परस्ती वाली राजनीति की पोल खुल रही थी। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू के मुकाबले अकाली दल की हरसिमरत कौर ये जुबानी दंगल हारती हुई दिखी, लिहाजा हरसिमरत ने तसल्ली से राहुल सोनिया की किसान सियासत के राज फाश करने शुरू कर दिए। जिस कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उस कमेटी के हिस्सा थे जब ये काले कानून सरकार डिस्कस कर रही थी, जिस कांग्रेस पार्टी ने जब ये कानून पार्लियामेंट में पास हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश से बाहर थे, पार्लियामेंट में नहीं थे और अपनी पूरी पार्टी को वॉकआउट करा के इन्होंने सरकार को ये बिल पास करने में पूरी मदद करी, राज्यसभा में अपने एमपीज को एब्सेंट करा दिया। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का किसान विरोधी चेहरा आज पूरी तरह से बेनकाब हो और यही कारण है जब इनके ये सांसद जब किसानों के पास जाते हैं तो किसानों के अच्छी तरह से डंडे खा के मुड़ के आते हैं। कांग्रेस की माने तो अकाली दल दिखावटी राजनीति कर रही है, अकाली दल की माने तो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में जो लिखा था उसे पूरा करने में एनडीए सरकार की मदद की है। मतलब किसान के नाम पर संसद के बाहर जो संग्राम हो रहा है वो सिर्फ दिखावे का है, लेकिन संसद के अंदर एक दूसरा संग्राम हो रहा है, प्रोपेगेंडा पर हंगामे का काम। अपोजिशन बन रहा है, हम भी चर्चा चाहते हैं, हमने चर्चा लगा रखी है कोविड मैनेजमेंट की, हम किसानों संसद के दोनों सदनों में रोज की तरह हंगामा जारी है, लोकसभा हो या राज्यसभा, सबसे ज्यादा हंगामा टीएमसी के सांसद ही करते नजर आते हैं और इन्हीं शोर मचाने वाले 6 सांसदों पर राज्यसभा में कार्रवाई हो गई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.